बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडीपी स्टूडेंट्स के साथ मैं मुखातिब हूँ। आप सबको खुश आमदीद है। और हमारा लास्ट टॉपिक जिसका लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया वो था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन इंग्लैंड। अभी इस टॉपिक के 5-6 लेक्चर्स होंगे और इसी टॉपिक का आज हम अगला जो हमारा इसका जो पार्ट है वो हम देखेंगे, द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1662। The law or act was enacted to stop the migration of poor from rural areas to cities to get free meals। अब एलिज़ाबेथन पुअर लॉ का आपको मैंने जिक्र किया, आपको मैंने बताया कि 1601 में एलिज़ाबेथन पुअर लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके मुताबिक 3 कैटेगरीज बना दी गई, जिसमें एक कैटेगरी थी द एबल बॉडी पुअर, ऐसे लोग जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और गरीब हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इम्पॉर्टेंट पुअर, जिनमें कोई किसी किस्म की बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, मोहताजी है, ऐसे गरीब लोग। और नंबर 3 थे चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे, मतलब जो यतीम ऑर्फन्स बच्चे थे। ठीक है, अब इनको गवर्नमेंट ने इनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें प्लान की। तो रूरल एरियाज़ के रहने वाले जो लोग थे उनको उन 3 कैटेगरीज़ में थोड़ी आसानी महसूस हुई, तो लोगों ने बहुत तेज़ी से रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर दिया। माइग्रेशन शुरू हो गई। जब बहुत बड़ा बल्क में माइग्रेशन हुई तो फिर सेटलमेंट का मसला आ गया। ज़ाहिर बात है, उनको हाउस चाहिए थे, उनका हाउसिंग का मसला था, उनकी सेटलमेंट का मसला था, और अदर फैसिलिटीज़ जो कि इनफ नहीं थी कि वो तमाम रूरल एरियाज़ के लोगों को अर्बन कम्युनिटीज़ में सेटल कर सकते। तो उसके लिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1662 जो है वो प्रोमोलगेट किया गया, पहले फॉर्म किया गया, फिर उसको लागू किया गया। द पुअर हु प्रॉमिस्ड नॉट टू बेग वर अलाउड टू माइग्रेट, मतलब वो लोग जो इस बात का प्रॉमिस करते थे कि वो जाके शहर में मांगेंगे नहीं, उनको अलाउ किया जाता था। अदरवाइज़ की माइग्रेशन जो है वो अलाउ नहीं थी। मजिस्ट्रेट इनको जो अलाउ करता था, मजिस्ट्रेट करता था, और इन केस अगर वो शहरों में आके काम करना चाहते हैं तो उस सूरत में उनको अलाउ किया जाता था। द पुअर लॉ रिवीजन ऑफ 1834, जहन में रहे कि 1601 में पुअर लॉ आया है और 1662 में सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, 60 ईयर्स तक, 1601 से लेके 62 तक, 60 साल तक कोई इतनी जल्दी लोगों में बेदारी नहीं आ गई कि लोग जो है वो माइग्रेट होना शुरू हो गए। ठीक है, तब्दीली आने में, चेंज आने में, इनकलाब आने में सदियां लगती हैं। तो यहाँ उसकी आपको मैं साथ साथ बताती चली जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने अरसे के बाद और कैसे कैसे लोगों में शऊर आया या बेदारी आई। अच्छा, उसके बाद अब 1601 का जो पुअर लॉ था वो तकरीबन 234 साल चला, क्योंकि उसके बाद जो रिवाइज़ किया गया पुअर लॉ को वो 1834 में, 1834, ये देखिए 1834 में पुअर लॉ रिवीजन दोबारा से इसको रिवाइज़ किया गया। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड अ नंबर ऑफ social problems, control and power of church and dominance of commercial and industrial economy। अब क्या था कि जो 19th सेंचुरी का स्टार्ट था 1834 तक, इस इतने टाइम में इंग्लैंड ने बहुत सारे तजर्बात कर लिए। इतने तजर्बात उनके पास हो गए कि आगे कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए जो पावर्स चर्च को देनी थी वो चर्च को दी, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी उसको बेटर करने के लिए जिस जहाँ पे इख्तियार देने थे उसके लिए उन्होंने वर्क प्लान कंप्लीट कर लिया। द एग्जिस्टिंग पुअर लॉज failed to solve problems satisfactorily with the view of examining and revision existing poor laws। चूँकि अब जो पुराना जो पुअर लॉ था वो 200-250 साल तक चलता रहा, और वो मज़ीद चूँकि आबादी बढ़ी, मसाइल बढ़े। देखें, जब एक सदी गुज़रती है, 1 सेंचुरी के बाद, 2 सेंचुरियों के बाद एक इलाके की जो हैयत और उसके मसाइल होते हैं, उसकी जो कंडीशन होती है वो अक्सर चेंज हो जाती है। तो अब उनको दोबारा अपना जो पुअर लॉ था उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी, जो उनकी इंडिजिनस नीड्स थी उनके
मुताबिक। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने टू बी द एग्जामिनिंग द पार्लियामेंट अपॉइंटेड अ कमीशन। अब पहले तो चर्च उसको देखता था, लेकिन अब क्या था, पार्लियामेंट ने एक कमीशन कायम किया 1933 में। द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1834। 1834 ने उस कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। डेफिनेटली कल्चरल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल तमाम मसाइल को देखते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट को जो है वो के मुताबिक जो है वो सिफारशात रिकमेंडेशंस दी गई। द 6 रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन वर एज फॉलो। उसमें से 6 एक जो हैं वो जो कि अंडर डिस्कशन थी और टॉप प्रायोरिटी भी थी उनमें, टू अबॉलिश पार्शियल रिलीफ इंट्रोड्यूस्ड प्रीवियसली, कि जो पार्शियल रिलीफ दिया जाता था लोगों को, पहले दिया जा रहा था कुछ 200-250 साल दिया जाए, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। टू प्लेस एबल बॉडीज़ एप्लीकेंट्स फॉर रिलीफ इन द वर्क हाउसेस। जो एबल बॉडीज़ हैं जो ठीक है उनको वर्क हाउसेस में रखें और वहाँ पे उनको वर्क हाउसेस ही उनके रिलीफ को मैनेज करें। टू ग्रांट आउटडोर रिलीफ, आउटडोर रिलीफ भी दिया जाए, ओनली टू द सिक, मतलब वर्क हाउसेस से बाहर अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घर में रहने के लिए रह रहे जो लोग थे उनको उन ऐसे लोगों को रिलीफ दिया जाए जो कि सिक हों, द ओल्ड, बूढ़े हों, द विडोज़ या फिर बेवा ख़वातीन हों या फिर बच्चे हों, उनको बग़ैर वर्क हाउसेस। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत इन डिटेल बताया कि वर्क हाउसेस में इनको बच्चों को भी औरतों को भी इन सबको मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा गया ताकि उनको उनकी जो इस्तात है उसके मुताबिक उनसे काम लिया जा सके। टू कोऑर्डिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीफ ऑफ सेवरल parishes, to coordinate the administration of relief of several parishes into a poor law union। poor law की जो यूनियन थी उसके लिए जो पैरिशेस थे या जो पादरियों का के दफातर थे या पादरियों की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की जाए, उनको भी कोऑर्डिनेट किया जाए। टू मेक द कंडीशन ऑफ पुअर रिलीफ रेसिपिएंट्स लेस डिज़ायरेबल देन दूज ऑफ द लोएस्ट पेड वर्कर्स इन द कम्युनिटी। देखें जो उन्होंने ये भी सिफारशात पेश की गई कि जो उनके मुआशरे में लो पेड लोग हैं, मतलब काम करते हैं, वर्क हाउसेस में करते हैं या कहीं भी करते हैं, खुद से जॉब्स करते हैं, लेकिन जो लो पेड हैं उन लोगों की जो पुअर कंडीशंस हैं उनको देखते हुए भी उनके लिए कुछ पुअर रिलीफ इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि उनको दिया जाए। टू इस्टेब्लिश अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग। किंग एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए जो कि कायम किया जाए जो कि तमाम मैटर्स को कंट्रोल करे, यानी ऊपर से बैठ के सुपरवाइज करे। दीज रिकमेंडेशंस वर एनेक्टेड ऑन August 14, 1834 एंड वर एज द न्यू पियर लॉ, मतलब एक नया पियर लॉ की सूरत में, नए कानून की सूरत में इसको पेश किया गया और उसका हिस्सा बना दिया गया इसको, और ये 14 अगस्त 1834 को पेश की गई हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर एंड फैक्ट्री लेजिस्लेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी फैक्ट्री लेजिस्लेशन के हवाले से जो कुछ कवानीन मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। बेसिकली हमारे पास अभी फ़िलहाल किसी किस्म का कोई मतलब अपना बनाया हुआ लॉ नहीं है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान के अलावा इवन और भी बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे चाइना है और बहुत सारे ममालिक हैं जो ममालिक इंग्लैंड की कॉलोनीज़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 1857 में अंग्रेज़ गोरा जो है वो बरसगीर में आया और उसने यहाँ के अपना तख्त सजाया और अपनी हुकूमत शुरू की, तो वो बरसगीर को अपनी कॉलोनी कहते हैं। ये इनका स्टाइल है, उनका स्टाइल है। ये जहाँ जहाँ भी ये लोग इस तरह कब्ज़े करते हैं और वहाँ हुकूमत अपनी जमाते हैं और उसको कॉलोनीज़ बोलते हैं। तो ये इसी जो उनका कॉलोनियल इफ़ेक्ट था ये बरसगीर पर वो आज भी है। यानी हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा कवानीन हैं वो बेसिकली ओरिजिन वहीं से ही है, वही हमारे पास कवानीन है और उन्हीं के मुताबिक ही अब तक हमारा पुलिस सिस्टम उसी के मुताबिक चल रहा है, हमारा जेलों का निज़ाम उसके मुताबिक चल रहा है, हमारा फैक्ट्री लेजिस्लेशन उसके मुताबिक है। यानी अभी तक हम अपने
जो हमारी कल्चरल नीड हैं या हमारी इंडिजिनस नीड्स हैं उसके मुताबिक हम तब्दीलियां तक लाने में नाकाम रहे हैं। अब हम चाइल्ड लेबर और फैक्ट्री लेजिस्लेशन को देखते हैं। अंटिल द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, aim of the social policy in England had been to suppress the laboring class in the interest of the landowners, the manufacturers and the tradesmen. Poor children were sold for work to farmers, craftsmen and are engaged in hard work in almshouses. अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्क हाउसेस थे, आर्म हाउसेस थे, जहाँ पे छोटे बच्चों को और औरतों को रखा जाता था और उनसे काम लिया जाता था। तो चाइल्ड लेबर और फैक्ट्री लेजिस्लेशन से पहले ख़वातीन और बच्चों के ऊपर उन वर्क हाउसेस में बहुत सारी ज़्यादतियाँ, बहुत सारी काम के हवाले से गैर इंसानी सलूक होते चले आए। तो जिससे ये था कि जो फैक्ट्री ऑनर्स होते थे या मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उन लोगों के यहाँ बाकायदा तौर पर ग़ुलाम ख़रीदने का रिवाज था कि वो ग़ुलाम ख़रीदते थे और उनसे वर्क हाउसेस में या आर्म हाउसेस में काम कराते थे उनसे। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। जब टेक्सटाइल मिल्स बनी यानी कपड़े की जब मिलें बनी हैं, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके क्रिएट किए टू यूज़ द पुअर चिल्ड्रन हु वर प्लेस्ड टू द मैन्युफैक्चरर्स एज चीप लेबर्स। बच्चों को उन्होंने बहुत ही कम वेजेस पर, मतलब बहुत ही सस्ती वेजेस पर उनको रखने की उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी और उनको वो रखते थे। देयर वाज नो लिमिटेशन ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। कोई उनके वर्किंग आवर्स की कि कितने घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे, कितने घंटे काम करेंगे, कोई लिमिटेशंस नहीं थी। उनके पास कोई एज का क्राइटेरिया नहीं था। बस उनके पास जो बच्चा आता था वो काम करता था, फिर वो करता ही चला जाता था। उसकी सेहत ख़राब हो रही है, वो वक्त जो है वो फूड और न्यूट्रिशियस जो वैल्यूज़ हैं उनके ना मिलने की वजह से, बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से उनमें बीमारियां आ रही हैं या वो कहीं हादसे का शिकार हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, कहीं मशीनरी में या कहीं पे भी। तो किसी किस्म का उनका पुरसान हाल नहीं था कोई भी, चूँकि उस वक्त कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून साजी नहीं थी। द वर्किंग प्लेस इन मिल्स लैक्ड फ्रेश एयर। मतलब वहाँ पे कोई फ्रेश एयर का इंतज़ाम नहीं, सनशाइन नहीं है वो घंटों घंटों पूरा दिन साए में काम करते हैं, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए सनलाइट चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जिससे कि वो उनकी बॉडी ग्रो करे और जो ग्रोन अप बॉडीज़ हैं वो भी हेल्दी रह सकें। द फर्स्ट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस क्रूअल ट्रीटमेंट केम फ्रॉम रॉबर्ट पील। रॉबर्ट पील जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये इस बात को पॉइंट आउट किया, इसका बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि हु रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द यूज़ ऑफ यंग चिल्ड्रन इन लेबर कैंप्स ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। जिनको, छोटे बच्चों को टेक्सटाइल मिल्स में काम करने पर रखने का में शदीद एतराज़ था। हेल्थ मोरल्स एक्ट ऑफ 1802 restricted the working hours of poor children to 12 hours a day. ये हेल्थ मॉरल एक्ट जो है 1802 में पेश किया गया, जिसके मुताबिक क्या हुआ, जो बच्चों के जो आवर्स थे वो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड फॉरबिड नाइट, और रात के टाइम वो काम नहीं करेंगे, रात के टाइम उनका काम करना ममनू हो गया। टू सेव द चिल्ड्रन हायर्ड डायरेक्टली। बच्चों को डायरेक्टली हायर नहीं किया जा सकता फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनको उनके पेरेंट्स से ख़रीदा नहीं जा सकता। द पार्लियामेंट इनेक्टेड द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 which forbade the employment of children below 9 in the textile mills. 9 साल से छोटा बच्चा जो है वो टेक्सटाइल मिल में काम नहीं कर सकता और कोई उनसे काम नहीं लेगा। एंड लिमिटेड डेली वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए लिमिटेड जो थे डेली आवर्स जो थे वो लिमिटेड कर दिए गए। द पुअर लॉ कमीशन ऑफ 1905, 1905 में पुअर लॉ कमीशन बना, यानी चाइल्ड लेबर एंड फैक्ट्री लेजिस्लेशन जो कि हुई 1802 में, और एक एक्ट आया फिर 1833 में आया, उसके मुताबिक इनकी एज और इनके आवर्स जो हैं डिसाइड कर दिए गए। इसके बाद पुअर लॉ कमीशन ऑफ 1905, 1905 में एक पुअर लॉ कमीशन कायम हुआ, जिस कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की हैं, उसको देखते हैं हम। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th century द इंग्लिश पीपल faced serious threat of unemployment.
The Liberal Party in 1905 promised to make a reform of the poor laws. It appointed a royal commission on the poor laws and relief of distress. After the recommendation by commission, some acts were enacted. अब मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि अब आप अनएम्प्लॉयमेंट का मसला किस तरह से हुआ. एक्चुअली पेरेंट्स के लिए जो उनके बच्चे थे वो एक अर्निंग सोर्स थे, और बच्चों के काम करने पे और उनकी एज पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से पेरेंट्स की जो है वो कम हो गई इनकम, और मुआशरे में जो है वो एक तरह से बेचैनी पैदा हो गई. तो ये पुअर लॉ कमीशन 1905 में जो है वो एक कमीशन कायम किया गया, एक रॉयल कमीशन कायम हुआ, जो कि जिसने के मुआशरे के अंदर जो डिस्ट्रेस थी, जो बेचैनी की हालत कंडीशन थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मज़ीद सिफारिशात पेश की. 2. प्रोविजन ऑफ मील्स एक्ट ऑफ 1906 ऑर्गेनाइज फ्री स्कूल लंचेस फॉर चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल्स. अब मील खाना, जो मतलब बच्चे हैं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे उनको खाना दिया जाएगा. 1906 में मील एक्ट ऑफ 1906 पेश किया गया. उसके मुताबिक स्कूल में बच्चों को लंच फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा एलिमेंट्री स्कूल्स में. द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1907 इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या चेकअप या मुआयना होगा बच्चों का, वो स्कूल गोइंग जो बच्चे होंगे उनका गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. द ओल्ड एज पेंशंस एक्ट 1908 में, 1906 में मील्स एक्ट है, 1907 में जो है एजुकेशन एक्ट है, और 1908 में ओल्ड एज पेंशन एक्ट है. उसमें क्या प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइडेड फॉर वीकली पेंशन, के जो एज लोग हैं, ओल्ड एज जो कैटेगरी है, उनको वीकली बेसिस पर पेंशन दी जाएगी ऑफ 5 शिलिंग, मतलब फॉर डिराइविंग पुअर पर्सनस अबाउट 70 years ऑफ एज. 70 साल के जो बुज़ुर्ग बूढ़े जो थे, उनको 5 शिलिंग जो है वो 5 शिलिंग उनकी करेंसी की जो है वैल्यू, उसके मुताबिक उनको दिए जाएंगे एक वीक में. द अनएम्प्लॉयमेंट वर्क मैन एक्ट ऑफ 1908 फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुअर्स. और 1908 में एक और एक्ट पेश किया गया जिसको अनएम्प्लॉयमेंट वर्क मैन एक्ट ऑफ 1908 पेश किया गया, जिसमें कि ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए. क्योंकि आप यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी तो इसमें यानी इतनी, इसको अगर डीपली हम देखें तो बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं और बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जो कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं करें. ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बाद, इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ने के बाद ये डाटा कंपाइल किया गया, और उसमें से जितना जितना अभी आपको फ़िलहाल लर्न करना है या पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, ओके, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ. अपना ख्याल रखिए, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाइए, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए. ज़िंदगी जितनी सेहत वाली होगी, सेहत के साथ होगी, उतनी ही ज़िंदगी होगी, और उससे आगे अगर आपकी सेहत नहीं है तो वो आपकी उस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह.